सच्चा सुख। बात 20 बरस पहले की है। उन दिनों में विवाह के उपरांत लाला जयचंद जी के घर के सामने किराए के मकान में रहती थी। एक दिन अचानक सामने के बंगले से किसी के रोने की आवाज आई थी। मैंने देखा कि एक लड़का जो लगभग 30 वर्ष की आयु का था वो अपने पिता जयचंद जी से बहस कर रहा था और बात बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंच गई थी कि उसने अपने पिता को, जिनकी उम्र लगभग 70 के करीब होगी, उन्हें इस बुरी तरह से धकेला था कि वो गिर पड़े थे। उनकी हड्डी टूट गई थी। उसके बाद वहां काफी भीड़ जमा हो गई थी। उसकी माँ, जो रेवाबा के नाम से प्रसिद्ध थी, जोर जोर से रो रही थी और डांट रही थी कि क्या इसलिए तुझे इतना बड़ा किया था कि ये दिन देखना पड़े। मेरे जीवन में तो ये पहला अनुभव था कि बेटा बाप को मारे। अभी तक सुना तो था, लेकिन पहली बार साक्षात अनुभव किया था। मुझे उस लड़के से घृणा हो रही थी। जयचंद जी को उठने में परेशानी हो रही थी, इसलिए वहां अस्पताल से एम्बुलेंस बुलाई गई। उनकी तबीयत वहां काफी बिगड़ गई थी। पुलिस ने उनकी रिपोर्ट लिखना चाहिए और पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा था कि वे पलंग से गिर पड़े थे। उनके साथ गए लोग उन्हें कितना समझाते रहे कि आप सच बता दें, ऐसे दुष्ट लड़के को तो दंड मिलना ही चाहिए, लेकिन जयचंद जी ने पुलिस को अपने बयान में यही कहा कि वे पलंग से गिर पड़े थे। गवाह साक्षी थे कि उनकी अपने बेटे से बहस हुई थी। वह जायदाद का बड़ा हिस्सा मांग रहा था और बात बने पर उसने उन्हें धकेल दिया। लेकिन जयचंद जी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उनके लड़के को कोई सजा नहीं मिली। डॉक्टर ने देखा पीठ पर डंडे के मारे हुए कई नीले निशान थे और पैरों की हड्डियों में 3-4 फ्रैक्चर भी थे, किंतु उनकी जिद के आगे डॉक्टर क्या किसी की भी नहीं चली। उन्होंने अपना बयान नहीं बदला। अस्पताल में वे 6 महीने रहे और उसके बाद वापस कभी उस घर में लौटकर नहीं गए। मेरी उत्सुकता बढ़ गई थी कि आखिर वे कहाँ रहने चले गए थे। उस क्षेत्र में उनका बंगला ख्यातिनाम था। जल्दी ही लोगों से उस घटना का पूरा ब्यौरा मुझे आसपास के लोगों से मिल गया। जयचंद जी का 3 लड़के और एक लड़की का भरा पूरा परिवार था। हर समय मेहमानों का तांता लगा रहता। कहते हैं कि वे हीरे के बहुत बड़े व्यापारी थे। अपनी जवानी में उन्होंने बहुत कमाया। एक बार कोई व्यक्ति उनके नाम का एक कमरा किसी वृद्धाश्रम में बनवाने के लिए दान मांगने आया था। तब उन्होंने उसे 5 लाख का चंदा दिया था। उन्होंने तब सोचा था कि वृद्ध लोग उन्हें हृदय से आशीर्वाद देंगे। एक एक करके तीनों लड़कों और लड़की का विवाह हो गया। तीनों बहुएं मिलजुल कर रहती थीं। सारे त्योहार वे धूमधाम से मनाया करते थे। घर में बहुओं से रौनक आ गई थी। जयचंद जी और रेवाबा खुशहाल वृद्धावस्था का आनंद उठा रहे थे। उन्हें लगता था कि उनकी जीवन भर की तपस्या पूर्ण हुई। अब तीनों बेटे व्यापार में उनका हाथ बटाते थे। बंगला काफी बड़ा था, सबके अपने अपने बेडरूम थे, पर खाना एक साथ ही बनता था। एक दिन बड़ी बहू ने न जाने अपने पति के कान में क्या मंत्र फूंका कि उसने जयचंद जी से कहा कि वह अलग होना चाहता है, स्वतंत्र रूप से रहना चाहता है।
यानी खाना पीना भी अलग कर लेना चाहता है क्योंकि उसकी पत्नी के ऊपर घर के कामों की जिम्मेदारी अधिक आ गई है। बाकी दोनों बहुएं तो मजा लूटती हैं। रेवा बा ने बहुओं को और जेचंद जी ने बेटों को खूब समझाने का प्रयास किया किंतु अंततः तीनों बहुओं ने अपने अपने रसोई घर अपने अपने हिस्सों में बना लिए। रेवा बा और जेचंद जी अकेले रह गए। अब 65 की उम्र में उन्हें अपने हाथ से खाना बनाना पड़ता था। बेटे बहुएं कोई झांकते तक नहीं थे। आस डॉस के लोगों में कानाफूसी होती जब तीनों बहुएं अलग अलग सब्जी खरीदने बाहर आती। साथ ही रेवा बा भी अपनी अलग सब्जी खरीदती। लोग मुस्कुराते और बातें बनाते। लोगों से यह बात अब छुपी न रह सकी कि वे सब अलग हो गए हैं। एक दिन बड़े भाई ने बाकी दोनों भाइयों को पास बुलाकर मीटिंग की और तय किया कि अब वक्त आ गया है कि वे पिताजी से व्यापार में अपना हक मांग लें। पर उनका सामना करने की किसी अकेले बेटे में हिम्मत न थी। अंततः तय हुआ कि तीनों मिलकर यह बात पिताजी से करें। जेचंद जी ने जब सुना तो उन्हें बड़ा आघात लगा। उन्होंने फिर समझाया कि आज व्यापार इतना बढ़ा हुआ है कि इसमें जितना पैसा लगाया जाए कम है, फिर बंटवारा होने से तो इस पर बहुत बुरा असर होगा। लेकिन किसी ने भी यह बात नहीं मानी और बंटवारा होकर रहा। जेचंद जी ने अपने लिए शेष जीवन के लिए आवश्यक पर्याप्त धन रख शेष तीनों बेटों में बांट दिया। व्यापार भी बांटकर उन्हें संभला दिया। घर अपनी पत्नी के नाम कर दिया। रेवा बा ने लड़कों से कहा कि वे सब जब तक चाहें इस घर में रहें, उन्हें आपत्ति नहीं है। दोनों बड़े लड़कों ने अपना अलग अलग मकान खरीद लिया किंतु छोटा माँ के ही साथ रहने लगा। दोनों को लड़के का सहारा था। मन में संतोष था कि चलो एक लड़का तो उनके साथ है। एक दिन बड़ा लड़का उनके घर आया और उसने जेचंद जी से कहा कि वे मकान भी बेच दें और अपने रहते हुए उस धन के 3 हिस्से कर दें, नहीं तो बाद में कहीं यह आलीशान मकान कहीं छोटे को न मिल जाए। वैसे भी उसका व्यापार कुछ ठीक नहीं चल रहा, उसे पैसों की जरूरत है। जेचंद जी ने कहा कि यह असंभव है। छोटा लड़का उनके साथ अपने परिवार को लेकर रह रहा है। बची खुची एक यही तो चीज है जिसे वे अपने जीते जी नहीं बेचेंगे। सुबह का समय था। छोटा लड़का व्यापार के सिलसिले में घर से बाहर गया हुआ था। तभी यह बड़ा लड़का घर आया था। पहले धीरे धीरे बात करता रहा किंतु जब उसने देखा कि पिताजी तो अपनी बात से टस से मस नहीं हो रहे तो उनकी पीठ पर उन्हीं की लाठी से जोर से दे मारा। जेचंद जी वहीं गिर पड़े। इस पर भी उसने उन्हें उठाने की कोशिश नहीं की, बड़बड़ता हुआ वहीं खड़ा रहा। रेवा बा उन्हें उठाने में मदद करने आगे आई। अभी वे पूरी तरह से उठ भी नहीं पाए थे कि उसने उन्हें जोर से धक्का दे दिया। अब की बार जो वे गिरे उनके उठने की शक्ति जाती रही, वे बेहोश हो गए और एम्बुलेंस में उनको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में 6 महीनों के दौरान बड़ा मंझला लड़के और दोनों बहुएं बच्चे मिलने आते थे। बड़े लड़के ने एक बार कहा भी, पिताजी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं अकेले व्यापार चला ना पाने के तनाव में था। मुझे माफ कर दीजिए। आगे से कभी मैं ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा।
पर संबंधों में दरार आ गई। मानो प्रेम के धागे में टूटने के बाद जोने पर गांठ पड़ गई थी। नफरत से जयचंद जी ने मुंह फेर लिया, किंतु कभी डॉक्टर और पुलिस या किसी के भी सामने कह न सके कि क्या हुआ था। सबसे यही कहते पलंग से गिर पड़ा था। तन से ज्यादा तो मन पर चोट आई थी। धीरे धीरे वह दिन भी आया जब डॉक्टर ने उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी। उन्होंने रेवा बा से कहा कि उनकी एक इच्छा है, क्या वे पूरी करेगी। तब उन्होंने कहा कि मेरा जीवन तो आप ही के लिए है। आपके कारण तो मैं माथे में सिंदूर लगाने की अधिकारिणी हूँ। कह डालिए आपको क्या कहना है। इस बार मेरी घर जाने की इच्छा नहीं है। यदि मुझे तुम्हारा साथ मिले तो मैं बाकी की जिंदगी वृद्धाश्रम में गुजारना चाहता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? उन्होंने कहा तो रेवा बा ने सहर्ष अपनी सहमति दे दी। छोटे लड़के से उन्होंने वचन लिया कि उनकी मृत्यु के बाद अपनी मां का ख्याल रखना। उन्होंने अपनी पत्नी के बाद छोटे के नाम बंगला कर दिया। जयचंद जी रेवा बा के साथ वृद्धाश्रम आ गए। यहाँ उन्हें नई ही दुनिया देखने को मिली। उन्होंने पाया वहाँ रहने वाले अन्य लोगों के दुखों के आगे उनका दुख तो कुछ भी नहीं। हम लोगों के पास कम से कम पर्याप्त धन तो है कि वे जो चाहें खरीदें, जहां चाहें यात्रा करें और बाकी के दो बच्चे और उनके परिवार के लोग और बेटी कम से कम कभी कभी तो मिलने आते हैं। लेकिन वहाँ जो लोग थे, उन्हें तो जैसे उनके बच्चे घर से निकालकर भूल गए थे। वृद्धाश्रम आने से पहले जिन्होंने अपने माता पिता के भरपेट खाने तक पर पाबंदी लगाई थी, इस उम्र में भी कमा कर पेट भरना पड़ा करता था उनको। किसी को अपने लड़के से शिकायत थी तो किसी को बहू से। वहाँ पर एक रुक्मणी बा थी, उनकी स्थिति काफी खराब थी। उनसे रेवा बा ने पूछा तो वे रो पईं। उन्होंने बताया वह एमए तक पई हैं। उसके 4 बेटे हैं, सबकी शादी हो चुकी है, किंतु घर में सबकी नजर उसी के पैसों पर थी। सारी जिंदगी हाड़ तोड़ मेहनत की थी। शिक्षिका थी तो जो कुछ पैसे बचा पाई वो उसने बैंक में फिक्स करवा कर रख दिए थे। बस एक दिन चारों बच्चों ने उससे ये कहकर कि वो उन्हें ऋण दे दे, थोड़े ही समय में वे उसे वापस कर देंगे। उसके भोलेपन का फायदा उठाते हुए उससे पैसे तो ले लिए और जो हर महीने ब्याज आता था वह भी हाथ से गया। हालत इतनी खराब हो गई कि उनके खाने पर भी बहुओं ने टोका टोकी शुरू कर दी। कहती थी कि इस बुढ़ापे में इनको खाने का कितना लालच बढ़ गया है। उन्हें हलवा बहुत प्रिय था, वो भी सूजी की जगह आटे का। वह भी खाने को तरस गईं। यहाँ वृद्धाश्रम आकर अब शांति है। अपनी पेंशन के पैसों से चाहे समाचार पत्र पढ़े या कोई किताब खरीदे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, न किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। उस वृद्धाश्रम में एक नियम था, सभी लोगों को सुबह 5 बजे उठ जाना पड़ता था और फिर नित्य कर्म से निपटकर प्रार्थना सभा में जाना पड़ता था, जहाँ कभी मुरारी बापू तो कभी आसाराम बापू के प्रवचन सुनने का सुअवसर भी मिलता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि सभी वृद्ध लोगों को एक एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
उन सभी को चाय नाश्ते व खाने के समय साथ रहना होता था। वहाँ लाइब्रेरी भी थी और खेलने के लिए एक छोटा सा मैदान था। जयचंद जी को अपना बचपन याद आ गया। धीरे धीरे वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। अब उन्हें लकड़ी के सहारे की जरूरत नहीं थी। उन्होंने अपने पिछले जीवन को भुला दिया था। रेवा बा भी खुश थी यहाँ। अपनी हमउम्र सहेलियों के साथ वे रचपच गई थीं। वृद्धाश्रम के रूप में उन्हें अमूल्य रत्न हाथ लगा था। सुंदर उपदेशों के रूप में प्राप्त पारसमणि के स्पर्श पश्चात पिछले जीवन की लौह कालिमा अब अमूल्य कंचन में परिणत होकर जीवन को प्रकाशित कर रही थी। उन दोनों को लगने लगा था कि यहाँ तो उन्हें बहुत पहले आ जाना चाहिए था। घर पर तो वे लोग अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते थे, पर यहाँ सारा समय अपने ही लिए था। इस प्रकार वृद्धाश्रम में जयचंद जी और रेवा बा बहुत ही आनंदपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही मैं उनसे मिलने गई थी। उनसे पूछा कि क्या उनको अपना परिवार याद नहीं आता। कभी उन सब से मिलने की इच्छा नहीं होती। तो आंखों में आंसू भर रेवा बा ने कहा था, अब यही मेरा परिवार है। इन सब के बीच हमें जो अपनापन मिला है वो खून के रिश्तों से भी बढ़कर है। अब ये ही मेरे अपने हैं। पास बैठे जयचंद जी मुस्कुरा रहे थे।